अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 304 लेक्चर नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर का आगाज़ हम लोगों ने करना है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट से। अब हमें पॉइंटर्स के बारे में भी पता है, जो स्टार वाले, जिन वेरिएबल्स के नाम, डाटा टाइप के नाम के ऊपर हम स्टार लगाते हैं, डैट इज़ पॉइंटर वेरिएबल्स। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि क्लास के जो इंस्टेंस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। तो पॉइंटर्स और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मिलाकर लिख सकते हैं, मतलब कि जिस तरह हमने कल के लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स और अरे को मिलाकर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई थी, सिमिलरली क्या पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर अरे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल। सो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट आर सिमिलर एज पॉइंटर टू बिल्ट इन डेटा टाइप। जिस तरह हम लोग नॉर्मल रूटीन में पॉइंटर यूज़ करते हैं, सिमिलरली वी कैन यूज़ पॉइंटर्स एज टू द ऑब्जेक्ट। तो दे कैन आल्सो बी यूज टू डायनेमिकली एलोकेट ऑब्जेक्ट। इसके ज़रिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग पॉइंटर नॉर्मल रूटीन में मेमोरी में या वेरिएबल में यूज़ करते थे, सो डैट वी कैन मेक आवर वेरिएबल डायनामिक। इट मीन्स इफ़ वी मेक आवर वेरिएबल डायनामिक, we can use variable memory when an object is created। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता था तभी उसकी मेमोरी रिजर्व होती थी, अदरवाइज क्या होता था कि मेमोरी फ्री रहती थी। और जब उस वेरिएबल का काम ख़त्म हो जाता था तो वेरिएबल का डाटा भी रिमूव हो जाता था। तो ये हम लोग डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स को पहले वेरिएबल्स को क्रिएट करते थे। बट इन दिस केस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली, राइट। सो एग्जांपल देखें, क्लास बनाई एक स्टूडेंट की और उसके अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। एंड कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने किया क्या, एक दूसरा दो कंस्ट्रक्टर बन गए यहाँ। एक नंबर 1 पे है ये पहले वाला कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल कोई पैरामीटर भी नहीं लिया और कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं ली, और यहाँ मेरे ख्याल में टी भी मिसिंग है, तो डैट इज़ टाइपिंग मिस्टेक। बट दूसरे कंस्ट्रक्टर में देखें तो हमने किया क्या कि स्टूडेंट, और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया। अगर आप इसके पैरामीटर पे कुछ गौर करें तो हमने जो वेरिएबल इसको पास करा रहे हैं उनके दरमियान स्टार लगा हुआ है। इट मीन्स इट इज़ अ पॉइंटर, इट इज़ अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये जो भी चीज़ लेगा वो मेमोरी का एड्रेस लेगा, मतलब कि जब भी हम इसको मेन में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वी कैन आल्सो पास रेफरेंस। और रेफरेंस कैसे पास करते हैं? यूजिंग M%। M% कौन सा? ये जो आपके कीबोर्ड पे 7 की की नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो एंड वाला सिंबल होता है उसको M% बोला जाता है। तो इस वेरिएबल में अगर हमने डाटा स्टोर कराना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? M% का सहारा लेना पड़ेगा। उसके नीचे देखें तो void set roll number के नाम से एक मेथड है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है एक इंटीजर, राइट। उसके बाद इसी एग्ज़ाम्पल को मज़ीद आगे बढ़ाता है और मेन सेक्शन में क्या कर रहा है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट बना रहा है इस क्लास का। स्टूडेंट हमारे क्लास का नेम है, उसके आगे ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर दूसरी लाइन में देखें तो स्टूडेंट और एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी बनाया जा रहा है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली रूटीन में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, डैट इज़ दिस। और जो नीचे वाला है स्टार PTR, डैट इज़ पॉइंटर ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसी के नीचे लाइन में देखें तो उसने इसी PTR जो भी वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है उसको असाइन करवा रहा है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस विच इज़ क्रिएटेड इन अबव। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंटर में असाइन कराना है तो मैं डायरेक्टली उसको असाइन नहीं करा सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा होएगा क्या कि उसका एड्रेस मुझे शो होगा, नॉट एक्चुअल वैल्यू। तो अगर इफ़ वी वांट टू एक्सेस इट्स एक्चुअल वैल्यू, देन वी रिप्रेजेंट इट विद M% सिंबल। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ M% लगाएं, देन वी कैन स्टोर इट इन आवर पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे तरीके में देखें तो यहाँ क्या कर रहा है, एरो फंक्शन, इसको एरो ऑपरेटर बोला जाता है, एक डैश हाइफन का सिंबल और एक ग्रेटर देन का, कि जो अपन के पास पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है सॉरी, उसको एक्सेस करवा रहा है। हमारे पास सेट रोल नंबर का जो मेथड है और वो एक पैरामीटर ले रहा था, उसके अंदर हमने वैल्यू
एज सच पास कर दें। तो ये तरीका है, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के ज़रिए पास कराएंगे, उसके मेथड को एक्सेस करना है तो आप एरो। इसी तरह वेरिएबल भी अगर बनाया है ना आपने, वेरिएबल डाटा मेंबर, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर एरो ऑपरेटर से ही क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। एलोकेटिंग विद न्यू ऑपरेटर, तो दूसरा एक तरीका है कि न्यू ऑपरेटर की मदद से भी। एक है एरो ऑपरेटर की मदद से, एक न्यू का कीवर्ड होता है। सी प्लस प्लस की ये खासियत है। वैसे जो सी से अगर बच्चे आते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये मेलॉक और डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वहाँ पर हम लोग एरो के ज़रिए एक्सेस करते हैं चीज़ों को। बट सी प्लस प्लस में उसी चीज़ को रिप्लेस किया गया है न्यू कीवर्ड से, तो इसको भी देखेंगे। बट न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम। सिमिलरली जैसे हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर जो एरो वाला ऑपरेटर लगाते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे बनाता है, उससे पहले या उसके बाद उसको ख़त्म कर देता है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो मेन में हमने सिंपल अपना जो वेरिएबल था वो बनाया ऑब्जेक्ट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, वी कैन से पॉइंटर ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि हमने दिया था रेफरेंस, जो हम अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था, एंड ऑपरेटर की मदद से अपने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को पास कराया था। बट उसी को चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया न्यू का कीवर्ड से। अब यहाँ नीचे जो है मेथड, इसको हमने वैसे ही एरो फंक्शन, एरो फंक्शन बेसिकली मेरे मुंह से बहुत निकल रहा है। ये एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है, तो वो मुझे याद आ रहा है। बट ये एरो ऑपरेटर है। तो एरो ऑपरेटर की मदद से हमारा मेथड जो है वो यहाँ पर असाइन हो रहे हैं। ओके, तो जो अभी हमने देखा, अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला यूज़ करते थे तब हमें ऊपर एक पहले ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता और देन उसको असाइन करना पड़ता। बट न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, सिंपल न्यू लिख रहा है और स्टूडेंट जो हमारी क्लास का नेम है वो लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो ये कर रहा है कि सेम वही चीज़ है जो भी हमने देखी, बट यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट के अंदर वो एक स्ट्रिंग भी पास कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टर उसने बनाया था। पहला कंस्ट्रक्टर था नॉन पैरामीटराइज, जिसकी ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था लेक्चर के स्टार्ट में। दूसरा हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर एक पॉइंटर स्ट्रिंग जा रही थी, करेक्टर ऑफ अरे जा रही थी। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा वो वहीं दूसरे वाला होगा, और उसके अंदर क्या स्ट्रिंग जा रही होगी, अली। तो वो जो न्यू पॉइंटर बना हमारा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अली। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलर, कि हम लोग सेट रोल नंबर का मेथड कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू पास करा रहे हैं 10। उसके बाद देखें तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या किया जा रहा है, अच्छा इस एग्जांपल में वो अरेज को भी साथ में यूज़ कर रहे हैं। नाउ अरेज को उसने किस तरह यूज़ किया, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद उसने एरे 100 साइज की एरे बनाई। इट मीन्स वी कैन स्टोर 100 वैल्यूज इन आवर स्टूडेंट एरे। तो जब 100 उसने साइज की एरे बना ली, अब उसके अंदर वो कर क्या सकता है, वो दो चीज़ें कर सकता है सिंपल। या तो उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यूज असाइन कर सकता है, जो कि हमने बनाया ही नहीं अपनी इस क्लास में। दूसरा, उसका कोई मेथड एक्सेस करके वो चला सकता है। वो मेथड क्या करेगा, डाटा मेंबर को चेंज करेगा। तो यहाँ एक सिंपल फॉर लूप लगाया गया है जो कि 0 से 100 तक चल रहा है, बिकॉज आवर जो एरे साइज है डेट इज़ आल्सो 100। और इसके अंदर हमने जो हमारी एक ही लाइन है ptr, और उसके आगे एरो ऑपरेटर और सेट रोल नंबर मेथड, और उसके अंदर वैल्यू असाइन हो रही है 10, तो वो असाइन करता जाएगा। अगर इस 10 की जगह मैं आई पास कर दूं तो वो 0 से 99 तक रोल नंबर असाइन कर देगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का रोल नंबर असाइन कर रहे हैं। उसके बाद है ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर जब बन जाता है तो उसको डीकम्पोज, देखो कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी चीज़ बनती है ना, या डायनेमिक एलोकेशन में जो भी चीज़ बनती है उसको आपको यूज़ करने के बाद डीकम्पोज करना होता है ताकि मेमोरी फ्री रहे। तो न्यू ऑपरेटर भी क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हिस्सा है, तो इसको भी डीकम्पोज करना होएगा।
तो न्यू ऑपरेटर इज डीकम्पोज एज फॉलोज। इन दो तरीकों से वो कहते हैं कि डीकम्पोज करेंगे। एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी, कॉलिंग द अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से अब आगे उसके अंदर एक केस स्टडी बता रहा है कि डिज़ाइन अ क्लास डेट। अभी यहाँ से जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ केस स्टडी से, ऑलमोस्ट लेक्चर के एंड तक इसी केस स्टडी के गिर्द ही हमारी बात घूमेगी। तो ये केस स्टडी तवज्जो से समझिएगा सब बच्चे। सो कहता है कि डिज़ाइन अ क्लास डेट, एक क्लास बनाओ जिसका नाम होगा डेट, थ्रू विच यूज़र मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। उस क्लास के अंदर वो तमाम ऑपरेशन होने चाहिए जो इसमें ये नीचे 3 बुलेट्स पॉइंट्स में मेंशन है। तो फर्स्ट नंबर पे है गेट एंड सेट करंट डे मंथ एंड ईयर के 3 मेथड बनाओ जो कि डे यानी कि दिन क्या चल रहा है उसको भी सेट करता हो, मंथ कौन सा चल रहा है उसको भी सेट करता हो, ईयर कौन सा चल रहा है उसको भी सेट करता हो। दूसरा मेथड इसी लाइन में छुपा हुआ है गेट का, कि जब आप सेट कर लेंगे नेक्स्ट वो जाके स्टोर होएगा मेमोरी में। स्टोर होने के बाद इफ़ वी वांट टू एक्सेस दैट डाटा, सो इट विल बी एबल टू डिस्प्ले दैट डाटा। तो उसको हमें वो डाटा शो भी कराना होएगा। तो शो कराने के लिए उसने दूसरा मेथड कहा है कि वो भी बनाओ, डेट इज गेट मेथड। तो जिस तरह हम लोग सेट मेथड बनाएंगे, सिमिलरली वी आल्सो क्रिएट गेट मेथड। तो 2 मेथड आपको आगे चल के ये लेक्चर में मैं दिखाऊंगा, इसी लेक्चर में, कि एक सेटर और गेटर 2 फंक्शंस बनाएंगे। सेटर फंक्शन का काम होगा सेट करना वैल्यूज़ को, गेटर फंक्शन का काम होगा वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना। सेकंड बुलेट पॉइंट में क्या कहता है कि इंक्रीमेंट बाय एक्स नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर। जो भी दिन दिए गए हैं, मंथ दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं, उसमें कोई एक्स वैल्यू आपको दे दी जाए तो उतने में उसको इंक्रीमेंट कराए। थर्ड पे क्या काम करनी चाहिए वो क्लास सेट डिफ़ॉल्ट डेट, कि अगर यूज़र डेट एंटर करना भूल जाता है तो कोई आपके पास एक ऐसी बेस डेट होनी चाहिए कि इफ़ यूज़र फॉरगेट टू पुट डेट देन इट डिस्प्ले दैट डिफ़ॉल्ट डेट। तो उसको वो डिफ़ॉल्ट डेट प्रिंट करानी होगी। मान लो मैं 2006 की कोई डेट एक अपने डिफ़ॉल्ट के तौर पे बना लेता हूँ कि अगर यूज़र भूल जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट डेट 2006, 31 मई 2006, कोई 29 फरवरी 2006, इस तरह कोई भी डेट दे सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट डेट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, तो वो करना चाहिए। तो ये केस स्टडी है, अब इसी का गिर्द सारा ये लेक्चर घूमेगा, तो तवज्जो से देखना है। तो सबसे पहले वो एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर रहा है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ज़रूरत होंगे। सो डे मंथ और ईयर तो ज़रूरत होएगा ही होएगा, क्योंकि डे भी ज़रूरत है, मंथ भी, ईयर भी, और इसको हमको स्टोर कराना है। एक लास्ट बुलेट पॉइंट में उसने कहा था कि डिफ़ॉल्ट डेट भी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा था, डिफ़ॉल्ट डेट इज़ अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। डिफ़ॉल्ट डे ऐसा फीचर होगा जो तमाम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को शेयर किया जाएगा। दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी डिक्लेयर आ स्टैटिक मेंबर। इसको हम स्टैटिक मेंबर इनिशियलाइज करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि स्टैटिक डाटा मेंबर जो होते हैं वो एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाए, थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, राइट। तो हम इसको स्टैटिक बना सकते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, उसने हमेशा एक ही वही वैल्यू रहना है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा डेट इज़ ऑटोमेटिकली स्टैटिक। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स इन डेट डॉट एच। बेसिकली ये जो डेट डॉट एच है ये एक हेडर फाइल है। जिस तरह आयो स्ट्रीम डॉट एच लगाते हो आप, इसी तरह डेट डॉट एच है, डेट इज़ यूज टू एक्सेस डेट बेसिकली इन C++। तो इसके अंदर देखें तो उसने एक क्लास बनाई है डेट नाम से। अकॉर्डिंग टू आवर केस स्टडी उसने भी बोला था कि डेट नाम से क्लास होनी चाहिए। उसके अंदर 3 तो हमने नॉर्मल मेथड बनाए हैं, डे मंथ एंड ईयर, जो कि हमारे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होंगे। लास्ट में देखें तो डिफ़ॉल्ट डेट है, उसको उसने स्टैटिक बनाया है। उसकी रीज़न हमने अभी देख ली कि क्यों इसको स्टैटिक बनाया। तो ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। अब आ जाए इसके इंटरफेसेस की तरफ, मींस के उसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होंगे। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला फंक्शन होगा गेट डे, गेट मंथ,
गेट ईयर, ये होंगे डे कराने के लिए। नेक्स्ट तीन मेथड कौन से है? सेट डे, सेट मंथ एंड सेट ईयर। ये तीन मेथड क्या करेंगे? वैल्यूज़ को सेट कराएंगे, उसको स्टोर कराएंगे। तो जो ऊपर वाले तीन मेथड लिखे हुए हैं गेट 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 वाले, डेट इज इन द कैटेगरी ऑफ गेटर। और जो नीचे वाले तीन मेथड लिखे हुए हैं सेट 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 वाले, डेट्स बिलोंग टू सेटर मेथड। ओके, तो ये सेटर और गेटर लफ्ज़ ज़रा याद रखना, इसी लेक्चर में आगे ज़रा इसके बारे में डिटेल आएगी। उसके बाद ऐड डे, कि कोई भी दिन आपने ऐड करना है उसका मेथड होगा। ऐड मंथ, कोई भी मंथ आपने ऐड करना है उसका मेथड होगा। ऐड ईयर, कोई भी आपने ईयर ऐड करना है उसका मेथड होगा। सेट डिफ़ॉल्ट डेट, और कोई भी आपने डिफ़ॉल्ट डेट सेट करनी है उसका भी मेथड होएगा। तो ये जितने भी मेथड है, 3 3 6 7 8 9 10, तो ये 10 मेथड हमने इस लेक्चर में ये डिज़ाइन करने हैं। तो इन्हीं स्लाइड में मैंने इनका कोड जो है वो लिख के रखा हुआ है। तो आप सिंपल इसको कॉपी करके जो है, या लिख के नोट करके आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं मुकम्मल इस केस स्टडी को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एज द डिफ़ॉल्ट डेट इज a static member, interface set default date should be also declared static। कि जो सेट डिफ़ॉल्ट डेट है अपन ने उसको स्टैटिक डिक्लेयर करना है। उसके बाद इस स्लाइड में क्या कह रहा है वो, यहाँ पर क्लास बना रहा है, और इस क्लास में किया क्या उसने, सेट डे, गेट डे, ऐड डे, ये तीन मेथड बनाए हैं। जो सेट डे है ऑब्वियसली उसने चीज़ों को सेट करना है, डे को, जो भी दिन उसको दे जाए उसको सेट करना था। इट मीन्स वो पैरामीटर तो कुछ ना कुछ लेगा, जो भी उसको वैल्यू दी जाएगी उसी को सेट करेगा ना ऑब्वियसली। तो ये पैरामीटराइज हमारे पास मेथड होएगा। दूसरा मेथड देखें तो वो है गेट डे, जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि जो भी वैल्यू उसको दी गई है, जो भी सेट की हुई है डे में, उसको डिस्प्ले कराए। तो इसको हमने कांस्टेंट डेटा मेंबर बनाया, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बनाया है। उसके बाद लास्ट में ऐड डे, ये डे के तमाम मेरे ख्याल में मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी, डे के, फिर मंथ के, फिर ईयर के, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट का ये आपको करके दिखाएगा। तो अभी हमने जो डे के मेथड पढ़े, एक था सेट गेट और दूसरा ऐड डे, कि अगर आपने कोई दिन ऐड करना है, उसमें कोई दिन ऐड करना है तो उसके लिए ये वाला मेथड कॉल होगा। और इस ये भी ऑब्वियसली एक पैरामीटर लेगा जिसके अंदर वैल्यू जा रही है एक्स, तो एक्स डे हम उसमें ऐड कर पाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर सिंपली ये कर रहा है कि सेट डिफ़ॉल्ट डेट का जो मेथड है वो, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैटिक है, वो स्टैटिक डिक्लेयर करके उसके पैरामीटर में देखो तो क्या क्या चीज़ें ले रहा है। तो यहाँ पर देखो तो तीन चीज़ें जो हमारी डे, मंथ और ईयर हैं उनको ले रहा है, क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे ऑब्वियसली उनको तीन ये चीज़ें, उनमें डे भी होगा, डेट भी, मंथ भी होगा और ईयर भी होगा। तो उसको वो स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पर कैसे बनेगा। तो डेट नाम से क्लास है, तो अगर उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो उसने 0 0 0 से सबको, तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा के काम ख़त्म कर दिया। कि अगर हमें बाज़ औक़ात 0 0 0 लिखा हुआ नज़र आए, इट मीन्स के यूज़र ने वैल्यू सेट ही नहीं की, सेटर फंक्शन ही नहीं बुलाया। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर वो सिंपली वही काम कर रहा है कि डे को भी ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहा है, मंथ को भी ज़ीरो एंड ईयर को भी ज़ीरो। नेक्स्ट है लाइन में डी स्ट्रक्टर, जिसका काम सिंपल ये होता है कि जो आपने बिल्डिंग बना ली है, जितना भी कोड बना लिया, डेटा अच्छा खासा कंस्ट्रक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्ट कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट बना ली, डी स्ट्रक्टर काम काम ये होता है कि वो सारी मेहनत पे पानी फेर दे, यानी कि सारा ख़त्म कर दे डेटा। अच्छा, इसके फ़ायदे हैं ना। फ़ायदा इसके ये है कि मेमोरी रिलीज़ हो जाती है, आपका प्रोग्राम ओवरलोड नहीं होता। तो डिस्ट्रक्टर का हमने 12 देखा हुआ है कि ये टिल्डे का साइन उसकी क्लास के नाम के आगे आ जाता है। अब ये ना कोई पैरामीटर लेता है ना इसका कोई कोड होता है, बस इसको इसके नाम से ऐसे गुजार दो, इसको जैसे कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका मेमोरी जो है वो फ्री कर देता है। उसके बाद देखें तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अब क्योंकि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना है,
तो हमने जो डिफ़ॉल्ट डेट वाला मेथड बनाया था वो बनाया था स्टैटिक, तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी है ना। तो यहाँ पर उसने देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है 7/3/2005 के 7 तारीख है, तीसरा महीना है और 2005 है, ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसकी जगह आप अपनी भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेट डेट लिखा हुआ है इसका मतलब वही है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब मेथड क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं तो उस क्लास का नाम और उसका साथ में जो भी डेटा टाइप होती है वो भी देते हैं, और आगे जो हमारा मेथड होता है उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर में वो क्या बना रहा है, इस कंस्ट्रक्टर में वो कुछ कंडीशंस ऐड कर रहा है। तो कर क्या रहा है बेसिकली कि जब वो कंस्ट्रक्टर बना रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर 3 पैरामीटर आ रहे हैं, डे मंथ और ईयर, क्योंकि हमारा मेन डाटा ही वही है। इसके अंदर वो कंडीशंस लगा रहा है कि अगर यूज़र कोई गलत वैल्यू दे दे तो तब वो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो सिंपल ये कर रहा है कि अगर मेरा कोई भी डेट, मान लो वो 000 रह गई जो हमने इनिशियलाइज की थी 000 शुरू में, अब यूज़र का काम ये था कि सेटर फंक्शन से उसको चेंज करे, बट इन केस हो सकता है वो चेंज ना किया उसने, तो हमने यहाँ वो चेक लगा दिया कि अगर डे जो है वो ज़ीरो हो तो उस डे की जगह डिफ़ॉल्ट डेट आ जाए, डिफ़ॉल्ट डेट डेट का डे आ जाए। सिमिलरली जब हम मंथ का बनाएंगे तो वो उसकी जगह मंथ आ जाएगा, ईयर का बनाएंगे उसकी जगह ईयर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाली जो अभी हमने पीछे सेट की 7/3/2005। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन ऑटोमेटिकली जो उसको पास किया गया होगा डेटा उसको सेट कर देगा, यानी कि सेट मेथड से। सिमिलरली फॉर अदर मेंबर्स, यानी कि जिस तरह आपने डे पे चेक लगाया इसी तरह मंथ पे भी लगाएंगे, ईयर पे भी लगाएंगे। ओके, अगर मंथ भी ए मंथ इज इक्वल टू 0 होगा तो दिस आगे ये एरो और उसके आगे मंथ लिख देंगे, उसके आगे डिफ़ॉल्ट डेट डॉट मंथ लिख देंगे। इसी तरह ईयर का भी जहाँ जहाँ डे आ रहे हैं वहाँ वहाँ ईयर लिख देंगे। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी हाउस कीपिंग चोर्स इन डिस्ट्रक्टर। कहते हैं कि डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें ऐसी लंबी चौड़ी वो चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखते हैं। तो डिस्ट्रक्टर में हम लोग सिंपल क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि ये क्लास के बाहर क्योंकि बना रहे हैं वो इसी वजह से। और उसके बाद हम टिल्डे का साइन लगा के दोबारा क्लास का नेम लिखेंगे, बॉडी क्लोज, हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया। क्योंकि जब किसी चीज़ को मलिया मेट करना हो तो उसमें तो किसी चीज कोई भी मेहनत नहीं लगती ना, जब कोई चीज़ बना रहे हो तब भी सारी मेहनत लगती है। उसके बाद है जी हमारे पास गेटर एंड सेटर मेथड। तो अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था ये टर्म्स याद रखिएगा, ये यूज़ होंगी आगे। तो सेटर मेथड सिंपल हमारी वैल्यूज़ को सेट करता है और गेटर मेथड क्या करता है, हमारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर पहला फंक्शन देखें आप तो सिंपल डेट को क्योंकि अच्छा ये सारी चीज़ें ना आप क्लास के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप लोगों की क्लास क्लीन नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए उसने क्लास के अंदर नहीं बनाया। अगर आप क्लास के अंदर बनाओगे तब आपको ये जो कॉलन यहाँ नज़र आ रहा है सेट से पहले वाली लाइन, ये आपको नहीं लिखनी होगी, बिकॉज हम इसको क्लास के बाहर बना रहे हैं तभी हम ये लिख रहे हैं। वॉइड उसकी डेटा टाइप है, डेट उसकी क्लास का नाम है, ठीक है ना। ये बारहा मैं इसीलिए चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये लिखना है या नहीं लिखना, क्लास के बाहर लिखते हैं क्लास के अंदर लिखते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद सेट मंथ नाम से मेथड है जो कि मंथ को इनपुट लेगा और उसको सेट करा देगा उसके वेरिएबल में। तो यहाँ उसने सबसे पहले कंडीशन भी चेक किया कि अगर ए ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, ए उसका इंस्टेंस है जो उसको पास किया गया पैरामीटर, तो उसी पे कंडीशन चेक होगी कि ए तो ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो से, और अगर ए लेस देन होना चाहिए 12 से, तो क्योंकि महीने जो है वो 12 ही होते हैं, तो 12 से अगर बड़ा चला गया तो वो इनवैलिड कंडीशन होगी, वो ट्रू नहीं होगी। तो ये चेक यूज़र गलती से कोई गलत चीज़ एंटर ना कर दे उससे लिए लगाया गया। बस जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारा सिंपल जो भी चीज़ पास किया गया होगा नंबर उसको मंथ में असाइन कर देगा। सिमिलरली अगर गेट करना है मंथ को, यानी कि डिस्प्ले कराना है, तो सिंपल हमने गेट मंथ का मेथड बनाया और उसके अंदर रिटर्न कर दिया मंथ, तो ये मंथ को रिटर्न कर देगा। अब इसको कांस्टेंट बनाया क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद सिमिलरली ऐड ईयर
इसका भी प्रोग्राम फंक्शन इसी तरह बनाएंगे। तो इसमें उसने क्या किया है कि ईयर को चेक किया है, जो भी उसको ईयर दिया गया है उसको ईयर में ऐड किया है, और उसके बाद देखा है कि अगर उसमें दिन जो है वो 29 हैं और महीना जो है वो सेकंड है फरवरी का, तो अगर आपको पता है कि अगर 29 फरवरी हो तो वो जो है वो लीप ईयर होता है। तो वो एक इस कंडीशन को बेसिकली हैंडल कर रहा है कि अगर वो 29 एंटर करे डेट और मंथ को 2 एंटर करे तो 29 भी होता है फरवरी में, लेकिन वो लीप ईयर की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद देखो ना, यहाँ पर उसने एंड एंड लगा के दूसरी कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि वो लीप ईयर ना हो। अगर यूज़र ने 29 फरवरी एंटर किया, मान लो 29 फरवरी 2005 एंटर किया मैंने, तो 29 फरवरी 2005 लीप ईयर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वो क्या कर देगा, उस 29 को चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली यकम फरवरी मार्च, यकम मार्च 2005। बात आ रही है समझ में? अगर वो लीप ईयर है तब उसको चेंज नहीं करेगा। तो ये लीप ईयर का फंक्शन भी अभी हम बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा या उससे भी नेक्स्ट में आएगा, बहरहाल आएगा सही इसी लेक्चर में। तो ये लीप ईयर का भी किस तरह से फंक्शन बनेगा वो भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखें कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो डे को 1 कर देगा, मंथ को 3 कर देगा। 1 मीन्स यकम और मंथ मार्च, यानी कि यकम मार्च कर देगा उसको, अगर वो लीप ईयर ना हुआ। अगर होगा तो वो उसको सेट कर देगा। उसके बाद हेल्पर फंक्शंस आ गए हैं कि हेल्पर फंक्शन कौन से हैं जी। अच्छा जी, ये लीप ईयर का यहाँ पर सिनेरियो कर रहा है कि यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उसने लीप ईयर को बना भी लिया है कि बूलियन जो कि ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप होगी, और लीप ईयर हमारे फंक्शन का नाम, और उसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा एक्स जो कि उसको चेक करेगा उस ईयर को। जैसे 2005 था, तो अगर मैं 2005 इसको यहाँ दूँ तो वो चेक करके बताएगा कि क्या 2005 लीप ईयर है या नहीं है। तो उसी फंक्शन को उसने यहाँ बना कर दिखाया लीप ईयर वाले को कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सिंपल उसने ये किया है कि जो भी उसको वैल्यू मिल रही है, अगर वो 4 पे डिवाइड हो रही हो और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, और अगर उसको 100 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। 4 पे डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 100 पर डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा साल लीप ईयर होता है। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसको 400 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये होगी दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 100 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ, ये ख्याल रखना है। और ये भी ख्याल रखना है कि ये एक कंडीशन है, ये वाली दूसरी कंडीशन है। तो अगर इस इन दोनों के दरमियान देखें तो एंड लिखा हुआ है, इस यहाँ पर देखो तो और लिखा हुआ है, यानी कि ये एक कंडीशन है और ये और वाली दूसरी कंडीशन है। तो अगर पहली फुलफिल होगी तब भी लीप ईयर होएगा, दूसरी फुलफिल होगी तब भी लीप ईयर होएगा। तो अगर ये लीप ईयर होगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, इट मीन्स के इट इज़ लीप ईयर। अगर वो नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद है सेट डिफ़ॉल्ट डेट। इसके अंदर क्या कर रहा है कि जो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनको सेट कर रहा है। क्या थी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो थी 7 मार्च 2005, मुझे अब भूल गई पता नहीं क्या थी। तो यहाँ पर सिंपल ये कर रहा है कि सेट डिफ़ॉल्ट डेट नाम से मेथड बना रहा है, उसके अंदर डी एम और वाई, डेट इज़ डे मंथ एंड ईयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर डे ग्रेटर देन है 0 से और डे लेस देन है 31 से, इट मीन डे तो है वैलिड, तो उसको वो सेट कर देगा, जो भी डे उसको दिया जाएगा। सिमिलरली मंथ के लिए भी यहाँ 3 डॉट लिखे हुए हैं क्योंकि स्लाइड के वो बाहर चला जाता। सिमिलरली यही कंडीशन हम लोग मंथ के लिए भी चलाएंगे, ईयर के लिए भी चलाएंगे। तो जहाँ जहाँ डी 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 लिखा होगा वहाँ एम एम आ जाएगा मंथ के लिए, और फिर आ जाएगा वाई वाई ईयर के लिए। तो ये मेथड आप लोग कंप्लीट करेंगे, जहाँ 3 डॉट लिखा हुआ है इसके अंदर ही कोड आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और मैं डेली बेसिस पे लेक्चर बना रहा हूँ, तो शेयर भी कर दिया करें लेक्चर्स, ताकि पेपर्स करीब हैं तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये लेक्चर्स पहुँचे।
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।